नमस्कार दोस्तों। हम आज पढ़ेंगे सी टेट के प्रीवियस पेपर 2019 का ओल्ड पेपर सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बाल विकास व शिक्षा शास्त्र पहला पार्ट है, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ऑप्शन है जन्म पूर्व अवधि, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था। तो राइट आंसर होगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। प्रारंभिक बाल्य अवस्था राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्य अवस्था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ऑप्शन है प्रसूप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम आधीनता अवस्था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। राइट आंसर है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन है जेंडर पक्षपात, जेंडर पहचान, जेंडर संबद्धता, जेंडर समरूपता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जेंडर पक्षपात। राइट आंसर होगा जेंडर पक्षपात। अगला है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ऑप्शन है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देता है या देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को के प्रभाव को महत्व दिया? तो ऑप्शन है जॉन बी वॉटसन, लेव वाइगोट्स्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग। तो राइट आंसर होगा लेव वाइगोट्स्की। राइट आंसर होगा लेव वाइगोट्स्की। राइट आंसर होगा। अगला है, छठवां क्वेश्चन है, जिग सफहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ऑप्शन है व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, ढांचा, पाठ या ढांचा, आत्मकेंद्रित वार्ता। तो राइट आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता राइट आंसर होगा व्यक्तिगत वार्ता। अगला है, बच्चों को संकेत देना। 7वां क्वेश्चन है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन है प्रबलन, अनुबंधन, मॉडलिंग, पाठ या ढांचा। तो राइट आंसर होगा ढांचा, पाठ या ढांचा। राइट आंसर है पाठ या ढांचा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित व्यवहारों में कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है, देखते हैं, छोटा कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तर्क साध्यात्मक विचार, दूसरा ऑप्शन संरक्षण कक्षा समावेशन, तीसरा ऑप्शन अस्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, चौथा ऑप्शन है प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुक्रमणिता। तो राइट आंसर होगा संरक्षण कक्षा समावेशन। राइट आंसर होगा संरक्षण कक्षा समावेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन फर्स्ट है स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन, प्रबलन। तो राइट आंसर होगा स्कीमा। राइट आंसर होगा स्कीमा। अगला है 10वां क्वेश्चन,
आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन है विद्यार्थी के लिए श्रेणी निश्चित करना, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अंकित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। यहाँ पे बच्चों को भ्रांति और उनकी अवधारणा को स्पष्ट करना है, ना कि उन्हें अनुत्तीर्ण या उत्तीर्ण या मार्क्स देना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन है बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। अगला है बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। अगला ऑप्शन है बुद्धि एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, बुद्धि एक बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। अगला है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों पर प्रदर्शन कर रही है? अगला है सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अन्यायिक विचारक, आत्मकेंद्रित विचारक। तो राइट आंसर होगा सृजनात्मक विचारक। राइट आंसर होगा सृजनात्मक विचारक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए। दूसरा ऑप्शन इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। अगला है इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। चौथा ऑप्शन है अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो राइट आंसर होगा 4 ऑप्शन, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। तो राइट आंसर होगा 4, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए। अगला है एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को ऑप्शन है तैयार नहीं करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए? सक्रिय रूप से तैयार रहना चाहिए। अगला है पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? तो ऑप्शन है न्यून अवधान विकार, अपसारी चिंतन, पढ़ने में धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, एक ही गति विषयक कार्य को बार बार दोहराना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता राइट आंसर होगा। अगला है शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है? ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृद्धि, अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप, या मुख्यतः व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अधिकार आधारित मानवतावादी परिक्षेप। अधिकार आधारित मानवता परिक्षेप। अगला है संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से ऑप्शन है यंत्रवाद याद करने पर आधारित है, प्रबलन पर केंद्रित है,
अनुबंधन पर अर्जित है, अब अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? बच्चे के इन सिद्धांतों पर अनदेखा करना चाहिए, बच्चों को दंडित करना चाहिए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। अगला ऑप्शन है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करने बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, प्रतिकूल प्रमाण और उदाहरण को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। अगला है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? केवल पाठ पुस्तकों पर निर्भर होना, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, यंत्रबद्ध याद कराना या योग के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से भिन्न भिन्न हैं, तो पूर्णतः अलग हैं, स्वतंत्र हैं, सन्निहित हैं, संबंधित नहीं हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, सन्निहित हैं। कैसे हैं? सन्निहित हैं। अगला है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन है, अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, अधिगम यंत्रबद्ध याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्ति संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान संरचना की प्रक्रिया है। कैसा है अधिगम? तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो ऑप्शन है, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन 2, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। अगला है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है तथा यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्य विधिक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। प्रभावशाली तरीका है। कैसा है? अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रभावशाली तरीका है। अगला है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने में क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है, बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा। अगला है, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? शारीरिक दंड, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो इसमें कूट वर्ड में दिया है। तो पहला है, पहला और दूसरा, दूसरे में दूसरा तीसरा, तीसरे में पहला दूसरा तीसरा, चौथे में दूसरा तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, दूसरा और तीसरा, सहयोगात्मक अधिगम, पर्यावरण और सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। अगला है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो ऑप्शन है, एक व्याख्यान देकर अर्थ बताकर,
प्रतियोगितात्मक ऑप्शनों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। तो राइट आंसर होगा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर प्रदान करके या उपलब्ध करके। अगला है, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन है प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। अगला ऑप्शन है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो राइट आंसर होगा 26 का ऑप्शन फोर्थ, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास की तीव्र गति से घटित होता है? ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, अगला है प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, थर्ड ऑप्शन है मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, फोर्थ ऑप्शन है किशोरावस्था व वयस्कता। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्य अवस्था। शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है तो शैशव एवं बाल्यावस्था में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो विकास जीवन पर्यंत होता है, ये तो है जी, सही है। विकास परिवर्त होता है, विकास परिवर्त होता है, ये भी होता है। विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ये भी सही है। अगला देखेंगे, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता। तो सार्वभौमिक तो है लेकिन सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं। अगला है, बैंकित भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो ऑप्शन है लोगों द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक संकेत पद्धति या कोड, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? बाल विकास का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थ्री, विद्यालय एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ।